राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ संसद के बजट सत्र की शुरुआत। टीकाकरण, किसान कल्याण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर सरकार का जोर। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण। 2022-23 में वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान। शेयर बाजार में उछाल। कल पेश होगा आम बजट। आर्थिक प्रगति के लिए बजट सत्र को उपयोगी बनाने की प्रधानमंत्री की सांसदों से अपील। राज्यसभा सभापति, लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने अलग अलग बुलाई बैठकें। सदन को सुचारू रूप से चलाने पर दिया जोर। चुनाव आयोग का रोड शो, पद यात्रा, रैलियों पर 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ाने का फैसला। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की पहली वर्चुअल रैली। चुनावी राज्यों में चरम पर चुनाव प्रचार। और न्यू इंडिया में बढ़ रही है महिलाओं की भागीदारी। राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, पिछले 7 साल में देश की नीतियां हुई महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। अभिभाषण में कोविड टीकाकरण, किसान कल्याण, रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण पर खास जोर रहा। कोविड प्रोटोकॉल के तहत आयोजित संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस महामारी के मुकाबले के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए देश के 80% छोटे किसानों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। राष्ट्रपति ने रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत एक बार फिर विश्व की सर्वाधिक तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्थाओं में से एक बन गया है। 2021 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान भारत का गुड्स निर्यात लगभग $300 बिलियन यानी 22 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है। सरकार की नीतियों की वजह से डिफेंस सेक्टर में, विशेषकर रक्षा उत्पादन में देश की आत्मनिर्भरता लगातार बढ़ रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में कहा कि तेजी से उभरते वैश्विक परिवेश में भारत ने अपने राजनयिक संबंधों को बेहतर बनाते हुए अपनी स्थिति को मजबूत किया है। साथ ही जलवायु परिवर्तन की चुनौती का मुकाबला करने के लिए भारत एक जिम्मेदार वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। सांसदों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण को लेकर बड़े लक्ष्य और साहसिक संकल्प प्रकृति के प्रति देश की संवेदनशीलता को दिखाता है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व समुदाय को साथ लेकर ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल भी की है। ये ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोलर पावर ग्रिड का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बन रहा है। COP26 शिखर सम्मेलन में मेरी सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2030 तक भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को 1 बिलियन टन से घटा देगा। भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी रखा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा पेश की। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सरकार के बजट से पहले अर्थव्यवस्था की स्थिति का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश में आर्थिक गतिविधियां महामारी के पहले की स्थिति पर लौट आई हैं, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है और ये 2022-23 की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है। समीक्षा में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 9.2% रहेगी। अगले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी की वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान है। बाद में आर्थिक सर्वे पर विस्तार से जानकारी देते हुए प्रधान आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने बताया कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि को व्यापक टीकाकरण, आपूर्ति व्यवस्था में किए गए सुधारों और नियमों में दी गई ढील से अर्थव्यवस्था को मदद मिलेगी। There's been a revival of economic activity to pre-pandemic levels in the year 21-22. This shows through in the national accounts
And it shows through a whole bunch of high-frequency data that we have. I've just, for illustration, put the e-way bill collection, and you can see that there was a big contraction during the national lockdown last year. समीक्षा 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 7.3% की गिरावट आई थी। अब निर्यात में मजबूत वृद्धि और पूंजीगत व्यय में तेजी आएगी, जिससे अगले वित्त वर्ष में वृद्धि को समर्थन मिलेगा। देश की वित्तीय प्रणाली अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने में मदद करने की बेहतर स्थिति में है, जिससे निजी निवेश तेज होगा। सर्विस सेक्टर का वो हिस्सा जिसमें पर्यटन, यात्रा और होटल शामिल हैं, अभी भी महामारी से प्रभावित हैं। Finance, real estate, professional services, or public administration, both of these have actually gone back to pre-pandemic levels. Tourism, travel, hotels, those kinds of sectors, that is, still continues to be below pre-pandemic levels. संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण का असर बाजारों पर भी देखने को मिला। वित्त वर्ष 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में अर्थव्यवस्था की बेहतर वृद्धि दर के अनुमान से बाजार में तेजी आई। सेंसेक्स 813 अंक की बढ़त के साथ एक बार फिर 58,000 अंक के पार निकल गया। वहीं निफ्टी 17,300 अंक के स्तर को पार कर गया। संसद में कल वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। लगातार दूसरे साल बजट पेपरलेस तरीके से पेश किया जाएगा। बजट का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर किया जाएगा। बजट पेश किए जाने के बाद बजट मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। सरकार की ओर से लॉन्च यूनियन बजट मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। यूनियन बजट मोबाइल ऐप को जो उपयोगकर्ता हैं वो indiabudget.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। बजट सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक प्रगति, टीकाकरण की गति और स्वदेशी विकसित टीकों ने भारत के प्रति वैश्विक स्तर पर विश्वास पैदा हुआ है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वो सत्र के दौरान सदन में चर्चा में भाग जरूर लें। उन्होंने इस बजट सत्र को और फलदायी बनाने का भी आग्रह किया ताकि देश की आर्थिक प्रगति के लिए अवसर हासिल हों। पूरे वर्ष भर का खाका खींचता है और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस बजट सत्र को जितना ज्यादा फलदायी बनाएंगे, आने वाला पूरा वर्ष हमें नई आर्थिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भी एक बहुत बड़ा अवसर बनेगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राजनीतिक दलों के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में राज्यसभा के कामकाज के एजेंडे को लेकर चर्चा हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई अहम बैठक में फैसला लिया गया कि बजट सत्र के पहले भाग में कोई विधायी कार्य नहीं होगा। धन्यवाद प्रस्ताव और आम बजट ही एजेंडे में होंगे। दूसरी तरफ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बजट सत्र के पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के साथ सर्वदलीय बैठक की। बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभी दलों के नेताओं ने बजट सत्र की कार्यवाही चलाने में सहयोग करने का आश्वासन दिया है। ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने सभी दलों से आग्रह किया है कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ संवाद किया जा सकता है। हम देश के मुद्दे उठा सकते हैं और चर्चा हो सकती है। सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया कि राष्ट्रपति अभिभाषण और बजट पर व्यापकता के साथ चर्चा संवाद किया जा सकता है। मुझे आशा है सभी दलों के सहयोग से, सरकार के सहयोग से सदन की कार्रवाई ठीक चलेगी और सदन की कार्रवाई परिणामपूर्वक होगी, जिससे देश की जनता का कल्याण हो सके। बजट सत्र के पहले दिन सरकार की तरफ से एक सर्वदलीय बैठक हुई। ये बैठक संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुलाई थी, जिसमें कई दलों के नेता मौजूद रहे।
सरकार की तरफ से बुलाई गई इस वर्चुअली सर्वदलीय बैठक में 25 दलों के सांसदों ने भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार की तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने उन लोगों को आश्वस्त किया कि फर्स्ट हाफ ऑफ द बजट सेशन जो है इसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण और बजट की ही चर्चा होता है। हम स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सदन चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए अगर आप सहयोग करते हैं तो हम सभी मुद्दों से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और अब आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चुनाव आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, रैलियों और जुलूसों पर लगा प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ा दिया है। हालांकि घर घर जाकर प्रचार करने वालों की संख्या को मौजूदा 10 से बढ़ाकर 20 कर दिया गया है। जनसभाओं में अधिकतम 1000 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे के साथ चुनावी राज्यों गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की व्यापक समीक्षा की और इससे संबंधित फैसला लिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के साथ ही गोवा और उत्तराखंड में नाम वापसी के साथ नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों और गोवा की 40 और उत्तराखंड की 70 सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के और पंजाब में एक चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया कल पूरी हो जाएगी। इस चरण में उत्तर प्रदेश के 16 जिलों की 59 सीटों और पंजाब की 117 सीटों के लिए 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 3 फरवरी है। इस चरण में 9 जिलों की 59 सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक तरफ बीजेपी है जिसके पास विकास का स्पष्ट विजन है, साफ सुथरा, ईमानदार और दमदार नेतृत्व है। वहीं दूसरी तरफ अहंकार से भरे समाज को तोड़ने वाले किसी भी कीमत पर सत्ता पाने का सपना देख रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहली बार प्रधानमंत्री 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के प्रचार में शामिल हुए। उन्होंने जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 साल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा से राज्य के विकास का प्रयास किया है। हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं, जबकि वो आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। इन लोगों ने जिन्हें टिकट दिया है, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका इतिहास, उनके करतूत, उनके कारनामे, ये सारे उनके सबूत हैं। ये बदला लेना ही हमेशा से उनकी सोच रही है। और आइए अब जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किरावली मैदान से विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में आपराधिक छवि के प्रत्याशियों को टिकट देने की होड़ लगी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए करहल विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। अखिलेश यादव पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है और सैफई के बेहद नजदीक है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नोएडा सेक्टर 8 में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कई लोगों और संगठनों से बात की और कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया और लोगों से विकास के लिए मतदान देने की अपील की। कांग्रेस नेता और राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बरनाला के भदौड़ से अपना नामांकन दाखिल किया। चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो चमकौर साहिब और भदौड़ दोनों जगह से चुनाव मैदान में हैं।
शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने लांबी सीट से नामांकन दाखिल किया। प्रकाश सिंह बादल 94 साल की उम्र में नामांकन भरने वाले भारत के पहले सबसे बुजुर्ग राजनीतिज्ञ हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद से अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सुखबीर सिंह बादल की पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल भी उनके साथ थीं। सुखबीर सिंह बादल 3 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पंजाब लोक कांग्रेस के नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला से अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पंजाब बीजेपी प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। और आज की खबर में अब बात राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सचिवालय में उन किसानों में से कुछ को चेक बांटे जिनकी फसल अक्टूबर में बेमौसम बारिश के कारण खराब हो गई थी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी सभी प्रभावितों को पैसा मिल जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कछार जिले के सिलचर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एसडीओ कार्यालय और एक स्टेडियम के निर्माण कार्य पर 37 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष करने के लिए अध्यादेश जारी किया है। सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र 2 साल बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश सरकार ने 1 फरवरी से कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों को 50% क्षमता के साथ फिर खोलने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिकित्सा विशेषज्ञों से विचार विमर्श के बाद यह फैसला लिया। आवासीय विद्यालय और छात्रावास भी 50% उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। कानपुर के टाटा मिल चौराहे पर हुए हादसे पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुख जताया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हुए। कर्नाटक में कोविड पाबंदियों में ढील के बाद सभी स्कूल और कॉलेज फिर खुल गए हैं। शिक्षण संस्थानों में कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। स्कूल को समय समय पर सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सभी बच्चे मास्क पहन रहे हैं। उत्तराखंड में 10वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए सभी सरकारी, अशासकीय और निजी स्कूल आज से खुल गए हैं। हालांकि आंगनबाड़ी केंद्र और कक्षा से नीचे के बच्चों के स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। त्रिपुरा में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल और मदरसे आज से खुल गए हैं। यहां कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच ने तंजावुर में छात्रों की मौत के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यहां 12वीं की एक छात्रा ने जहर खा लिया था। इस मामले में स्कूल प्रबंधन पर उत्पीड़न का आरोप है। तमिलनाडु में थाई अमावस्या के मौके पर लोगों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए रामेश्वर के अग्नि तीर्थम में स्नान किया और अनुष्ठान करके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा अर्चना की। शिमला में बर्फबारी के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है। साथ ही बर्फ से गाड़ियां ढक गई हैं, जिसने लोगों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है। बात कुछ और अहम खबरों की। राष्ट्रीय महिला आयोग के 30वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं की भूमिका समाज में लगातार बढ़ रही है, इसलिए राष्ट्रीय महिला आयोग की भूमिका का विस्तार भी समय की मांग है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 साल में देश की नीतियां महिलाओं को लेकर और अधिक संवेदनशील हुई हैं। आज भारत उन देशों में है जो अपने यहां सबसे अधिक मातृत्व अवकाश देता है। कम उम्र में शादी बेटियों की पढ़ाई और करियर में बाधा ना बने, इसलिए बेटियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रयास है। आज मुद्रा योजना के लगभग 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। करोड़ों महिलाओं ने इस योजना की मदद से अपना काम शुरू किया है और दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई पूरे देश ने लड़ी। इसमें हमारी नर्सेस ने,
डॉक्टर्स ने, विमेन साइंटिस्ट ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। यानी जब भी अवसर मिला है, भारत की नारी शक्ति ने अपने सामर्थ्य को साबित किया है। नए साल के पहले महीने में रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह किया गया। जनवरी 2022 में 1.38 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह किया गया, जो पिछले साल जनवरी के मुकाबले 15% अधिक रहा है। वहीं 8 बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में दिसंबर 2021 में 3.8% की वृद्धि हुई है। इससे पिछले साल के समान महीने में बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 0.4% घटा था। कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अगर नजर डालें तो अमेरिका ने यूक्रेन के मौजूदा संकट को दूर करने के लिए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है। इसमें यूक्रेन को लेकर बढ़ते तनाव को कम करने को लेकर चर्चा होगी। यूक्रेन के मुद्दे पर विश्व की 2 महाशक्तियां रूस और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस से कहा है कि अगर वो युद्ध को बढ़ावा नहीं देने को लेकर गंभीर है तो वो सीमाओं से अपने सैनिकों को वापस बुलाए और पश्चिमी देशों के साथ बातचीत जारी रखे। कनाडा की राजधानी ओटावा ट्रकों के सबसे बड़े काफिले से जूझ रही है। काफिले को फ्रीडम कॉन्वॉय नाम दिया गया है। इस काफिले में 20,000 के करीब ट्रक, 50,000 ट्रक ड्राइवर और उनके हजारों समर्थक शामिल हैं। ट्रक चालकों ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को घेरने के लिए ये ओटावा पहुंचे हैं, जो अब परिवार समेत एक सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। ये एक जगह पर ट्रकों का दुनिया का सबसे बड़ा जमावड़ा बन गया है। खेल की दुनिया से खबर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड जीत लिया है। श्रीजेश इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले देश के दूसरे एथलीट बन गए हैं। उनसे पहले भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज रानी रामपाल ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया था। और इसी के साथ फिलहाल आज की खबर में इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं लद्दाख की समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक उत्सव की तस्वीरों के साथ। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।